नमस्कार, खम्मा गणी, आदाब और शस्त्रेकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मासूदा परवीन, हिस्ट्री लेक्चरर, आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हमने पढ़ा मौर्य वंश के बारे में, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में हमने मौर्य वंश को या मौर्य काल को जानने के स्रोत पढ़े और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे मौर्य वंश की वंशावली, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बिंदुसार, अशोक और उसके उत्तराधिकारी। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य वंश को पढ़ना। देखिए, कल हमने पढ़ा था मौर्य वंश का समय था 322 ईसा पूर्व से 185, कई जगह लिखा है, और 184 ईसा पूर्व तक का समय किसका था? मौर्य वंश का समय रहा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से प्रभावित हो जाते हैं और अपने पुत्र बिंदुसार को शासन का भार सौंपकर चले गए और संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो अगले शासक कौन है दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार के लिए जब हम पढ़ते हैं तो बताया गया कि बिंदुसार का समय रहता है 298 ईसा पूर्व, क्योंकि अशोक की मृत्यु कब हुई है? 298 ईसा पूर्व से लगाकर 273 ईसा पूर्व तक का समय किसका माना गया है? बिंदुसार का माना गया है। बिंदुसार को जब हम पढ़ते हैं यूनानी साहित्य में, जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें यूनानी साहित्य में क्या नाम दिया गया? अमित्रोचेटस। किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोचेटस। और अमित्रोकोटस भी लिखा हुआ आपको मिलता है। जबकि अगर आप पढ़ते हैं वायु पुराण, वायु पुराण अगर हम पढ़ते हैं, पुराण है, पुराणों के बारे में आपको बता देती हूँ। उत्तर वैदिक काल की अंतिम रचना पुराण माने गए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वायु पुराण में इसे क्या लिखा गया है? मद्रसार लिखा गया है। जबकि जैन जो साहित्य है, जैन साहित्य में इसे किस नाम से पुकारा गया है? सिंहसेन। सिंहसेन के नाम से इसे जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है। और संस्कृत साहित्य की यदि आप बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत साहित्य या संस्कृत जो लिटरेचर है उसमें इसे नाम दिया गया है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अमित्रघात कहाँ लिखा है? संस्कृत साहित्य में। जो ग्रीक या यूनानी लेखक थे उन लोगों ने अमित्रोचेटस, अमित्रोकोटस कहा है। वायु पुराण में मद्रसारा और जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से जाने गए हैं। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के लिए जब हम पढ़ते हैं तो बताया गया कि इनका राज्याभिषेक कब होता है? इनका राज्याभिषेक होता है 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। इनकी माता कौन थी दोस्तों? दुर्धरा। बिंदुसार के नामकरण की एक कथा जो हमें पढ़ने को मिलती है, उसकी बात अगर मान लिया जाए तो ये बताया गया कि इनका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। तो कहानियों में ऐसा वर्णित है कि बिंदुसार की माता जो है दुर्धरा थी। चाणक्य जो थे प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य और चंद्रगुप्त जो हैं प्रतिदिन क्या किया करते थे? दिन भर जो काम करते थे या उसका निरीक्षण कर कर आते थे, उसके बारे में रात को बातचीत किया करते थे या मंत्रणा किया करते थे। उस दौरान चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक गिलास दूध का दिया करते थे, जिसमें थोड़ा सा जो है जहर डाला हुआ रहता था। यह विष चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए नहीं दिया जा रहा था, बल्कि इसलिए दिया जा रहा था कि उस समय जो है नाग कन्याओं का प्रयोग करते थे दुश्मन। तो चाणक्य ने यह सोचा कि कभी शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर यदि चंद्रगुप्त मौर्य पर नाग कन्याओं का प्रयोग किया गया तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इस बात से अनभिज्ञ थे चंद्रगुप्त मौर्य। और एक दिन इन दोनों की मंत्रणा से पहले उनकी पत्नी उनके कक्ष में पहुंचती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गर्भवती पत्नी को जो ग्लास में दूध रखा हुआ था वो पीने के लिए दे दिया। दुर्धरा ने उस दूध को पी लिया और तभी चाणक्य ने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि महारानी दूध पी चुकी थी।
और ग्लास खाली पड़ा था। चाणक्य के दिमाग में आ गया कि रानी का मरना तो तय है और साथ ही साथ उनके बच्चे का भी मरना तय है। चाणक्य ने उसी वक्त बताते हैं कि कटार पड़ी थी, कटार से उनका पेट फाड़ा और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इतनी ही देर में जहर की एक बूंद बालक के सिर पर लग गई थी और वहां एक निशान बन गया था, बिंदु की तरह डॉट बन गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बिंदुसार। तो दोस्तों ये इनके बचपन से जुड़ी एक कहानी है। आप इसे सिर्फ फॉर नॉलेज सुन लीजिए, हमारा कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें जो याद करना है मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ और आपके कंसेप्ट भी क्लियर करती जा रही हूँ कि यूनानी साहित्य जो है उसमें क्या नाम है इसका, अमित्रोचेटस है। वायु पुराण में क्या है, मद्रसारा है। जैन साहित्य में सिंहसेन और संस्कृत साहित्य में क्या है, अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, 100 पुत्रों का पिता। इनके कितने बेटे हैं, 100 बेटे थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, 100 पुत्रों का पिता। बिंदुसार जो है इनके लिए एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन से मत को मानने वाले थे, तो ये किसको मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे या आजीवक संप्रदाय के मतानुयायी थे। कौन, बिंदुसार। तो बिंदुसार का धर्म यदि पूछा जाता है तो आपको आजीवक संप्रदाय लिखना है। और ये जो है इनके कुछ नाम हैं या आप उपनाम कह सकते हो, ये किसके हैं, बिंदुसार के। अब आगे हम पढ़ेंगे बिंदुसार के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिंदुसार के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। क्या क्या घटनाएं हुई बिंदुसार के समय में। चंद्रगुप्त के समय में तो पूरा उसने जो है लगभग हिंदुस्तान पूरा जीत लिया था। उसमें उड़ीसा का क्षेत्र नहीं था, कामरूप असम का क्षेत्र में ही था ये थे। तो बिंदुसार के समय क्या हुआ या बिंदुसार के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, यहाँ किसी विजय अभियान या आक्रमण का कोई जो है निशान या साक्ष्य नहीं मिलता है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं आप पढ़ते हैं तो निम्न थी। नंबर 1 जो है, एक सीरिया का राजा था। सीरिया का शासक जो था उसका नाम क्या था, एंटीओक्स फर्स्ट। एंटीओक्स फर्स्ट जो है उन्होंने क्या किया है, एंटीओक्स फर्स्ट जो थे सीरिया के शासक का नाम क्या था, एंटीओक्स फर्स्ट। एंटीओक्स फर्स्ट जो है उन्होंने किसको राजदूत के रूप में भारत भेजा है, डायमैक्स को राजदूत के रूप में भारत भेजा। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। अब देखिए एक तो ये बंदा आएगा राजदूत बनकर, कौन आया, डायमैक्स। दूसरी घटना होती है मिस्र का जो शासक था उसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। क्या नाम है दोस्तों, टॉलमी फिलाडेल्फस। मिस्र का जो शासक था उसका नाम क्या है, टॉलमी फिलाडेल्फस। इसने किसको भेजा है, डायोनियस को राजदूत के रूप में भारत भेजा है। यानी इनके समय 2 विदेशी राजदूत भारत आए। पहला व्यक्ति कौन है, डायमैक्स, और दूसरा कौन है, डायोनियस है। अब तीसरी घटना क्या होती है, तक्षशिला में विद्रोह। तक्षशिला में विद्रोह होता है और इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुशीम और अशोक को भेजा जाता है। तक्षशिला का गवर्नर उस समय कौन था, सुशीम भी था। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अब जरा एक बार इधर देख लीजिए, सीरिया का जो शासक है जिसका नाम क्या है, एंटीओक्स फर्स्ट है। एंटीओक्स फर्स्ट ने किसको भेजा है, डायमैक्स को भेजा है। सीरिया के शासक से बिंदुसार ने क्या मांगी थी, 3 चीजें मांगी थी, 3 वस्तुएं मांगी थी इन्होंने। और वो 3 वस्तुएं क्या थी। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले स्वीट वाइन, मदिरा, मदिरा मांगी। दूसरी मांगी फिग, अंजीर मांगी। और तीसरा मांगा फिलोसोफर। तीसरा क्या मांगते हैं, दार्शनिक। मदिरा और अंजीर ये तो हमारे पास पहुंच जाते हैं, अर्थात कहां से, सीरिया से मदिरा और अंजीर तो कौन लेकर आते हैं, डायमैक्स। किंतु कानूनी अड़चनों की वजह से
दार्शनिक यहाँ नहीं आ पाता है। और तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए किसको भेजा गया है? सुसीम को और अशोक को भेजा गया है। और मिस्र के शासक ने किसको भेजा है? डायोनियस को भेजा है। बिंदुसार के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं ये थी। और इनका संप्रदाय जो है या किस मत को मानने वाले थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा बिंदुसार से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब बात यदि करते हैं इनके प्रधानमंत्री की, तो पहले चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे। बाद में कहते हैं कि एक मंत्री परिषद जो थी उसके जो हेड थे वो कौन थे? खल्लाटक थे। राधा गुप्त का नाम भी इनके प्रधानमंत्री के रूप में लिया जाता है। तो ये थे बिंदुसार। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अशोक के बारे में। बिंदुसार के बाद अगला राजा कौन बनता है? अशोक महान। हमने पढ़ा कि बिंदुसार की मृत्यु कब हो जाती है? 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। और 273 से 232 ईसा पूर्व तक का समय किसका रहता है? अशोक महान का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको 273 ईसा पूर्व नहीं मानना है, या तो फिर आपको कई पुस्तकों में ऐसा लिखा रहेगा 273 ईसा पूर्व से 269 बीसी जो है वह क्या रहेगा? खाली जगह रहेगी। तो हम इसको कब से कब तक पढ़ेंगे? 269 ईसा पूर्व से लगा करके 232 ईसा पूर्व, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो आप गैप देख रहे हो, ये क्या था? उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। यानी अशोक अपने 99 भाइयों के साथ संघर्ष करते हैं और इनका राज्याभिषेक कब होता है? 269 बीसी में इनका विधिवत रूप से क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। अब तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 273 ईसा पूर्व नहीं लिखती, 269 बीसी लिख देती, तो आप लोगों के दिमाग में यही आता कि इतने टाइम किसने राज किया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय था वह था उत्तराधिकार का संघर्ष, जिसमें विजयी कौन होते हैं? अशोक होते हैं। सिंगली अनुश्रुति जो है, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार ये बताया गया है, सिंगली जो अनुश्रुति है उसके अनुसार क्या बताया कि अशोक ने अपने कितने भाइयों को मारा? 99 भाइयों को मारा था। अपने 99 भाइयों को मारा, 99 ब्रदर्स को मारता है और फिर उसके बाद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। महावंश जो आपके बौद्ध साहित्य का पार्ट माना गया है, उसमें भी क्या बताया गया कि सत्ता के लिए जो युद्ध होता है उसमें कौन विजयी हुआ? अशोक विजयी हुआ। और आजीवक ही संप्रदाय से एक पिंगल वत्स जीव नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राज सिंहासन किसे प्राप्त होगा? अशोक को ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अशोक का विधिवत रूप से राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। तो अशोक का राज्याभिषेक हो गया। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार 99 ब्रदर्स को मार रहा है, ये जानकारी का स्रोत है। महावंश के अनुसार भी हमें ये पता चलता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारकर जो है सत्ता को प्राप्त किया था। अब पढ़ते हैं अशोक के बारे में आगे। देखिए, अशोक के लिए जब आप पढ़ते हैं तो बताया गया अशोक महान, इनके लिए हम पढ़ रहे हैं। अशोका द ग्रेट, इनके लिए पढ़ रहे हैं। अब क्या बताया गया कि अशोक जो है अभिलेखों में, ईरानी शैली में अगर आप पढ़ते हैं, अभिलेखों में कौन सी शैली में? ईरानी शैली में इनका जो टाइटल है वो क्या मिलता है? देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। ये इस तरह के नाम आपको कहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते हैं? ईरानी शैली के अभिलेखों में मिलते हैं। अशोक प्रथम व्यक्ति थे। अशोक क्या है? फर्स्ट पर्सन है, प्रथम शासक था जिसने क्या किया था? अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। क्या किया है? अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। अब आप कहेंगे कि अभिलेखों के माध्यम से जनता को कैसे संबोधित किया? तो दोस्तों देखिए, पुराने जमाने में टीवी, सोशल मीडिया वगैरह ये सब नहीं होते थे, न्यूज़पेपर वगैरह। आपको पता ही होगा पुराने जमाने में राजा की आज्ञाएं
जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है सुनाई जाती थी। लोग बाहर निकलते थे और चिल्ला चिल्ला करके लोगों को एकत्रित करके उन्हें बताते थे कि राजा ये कहना चाहता है, उसने एक नया ऑर्डर दिया है, नया टैक्स लगाया है या टैक्स हटाया है, जो भी होता था वो बताते थे। तो अशोक भारत में पहला व्यक्ति है जिसने क्या किया है, अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को क्या किया है, संबोधित किया है। अशोक के अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने क्या किया है, दुनिया में पहला व्यक्ति कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से लोग को संबोधित किया या अभिलेख लिखवाए, तो ये कौन थे? दारा प्रथम, जिसे आप क्या कहते हैं, डेरियस भी कहते हैं। दारा प्रथम पहले व्यक्ति हैं दुनिया के जिन्होंने अभिलेख लिखवाए। और भारत की यदि बात कही जाए तो कौन थे? अशोक थे। अशोक ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाए। अशोक जो है अभिलेख लिखवाकर अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। अब ये तो बात हुई, पहला व्यक्ति है अशोक। और अशोक का नाम ईरानी शैली में क्या मिलता है? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी मिलता है। अब देखिए, अशोक के लिए जब आप पढ़ते हैं तो कुछ और चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। अशोक महान, अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों से मिलता है या किन अभिलेखों में लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्की, गुजरा, निटूर और उदयगोलम जो अभिलेख हैं, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम जो है किन अभिलेखों में मिलता है, तो वो आपको बताना है। मास्की, गुजरा, निटूर और उदयगोलम से मिलता है। अशोक की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या थी? वह थी दोस्तों कलिंग विजय। अशोक की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है? कलिंग विजय है। कलिंग विजय आपके जो है इंपॉर्टेंट है। कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा। ये होती है 261 BC, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने किसको जीता है? कलिंग को जीता है। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा गया इस तरह से, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की? तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्याभिषेक कब हो रहा है? 269 में। आप इसमें से माइनस कर दीजिए 261, तो क्या हो जाएगा? 8। 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने किसको जीता है? कलिंग को जीता है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा में है। अब सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, है ना? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो सबसे पहले हमको क्या बताना पड़ेगा? कारण बताना पड़ेगा। अब बताइए कारण क्या था? अब अगर आप कारण की बात करते हैं तो देखिए, कारण क्या बताया गया? नंबर 1, साम्राज्यवादी नीति। क्या है? साम्राज्यवादी नीति। अशोक की साम्राज्यवादी नीति सबसे पहले रहेगा। दूसरा जो है वो रहता है, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग फेमस क्यों है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अब आपको पता है हाथियों की आवश्यकता तो हमें युद्ध के लिए होती है, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। और तीसरा अगर आप पढ़ते हैं तो तीसरा क्या था? वहां पर जो खनिज संसाधन थे उनको प्राप्त करना था। अब इन्हीं से प्रेरित होकर या इन्हीं कारणों से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का राजा कौन था? कलिंग का शासक कौन था? जब ये बात आती है तो क्या बताया गया कि कलिंग जो है यहाँ का शासक कौन था? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार ऐसा बताया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें क्या बताया गया कि नंदराज नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर शासन कर रहा था। दोस्तों, यहाँ का राजा कौन है? नंदराज। नंदराज नामक कोई व्यक्ति कलिंग पर राज कर रहा था। बहुत ही भयानक युद्ध होता है, भयानक नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए। और बताया जाता है युद्ध के बाद का एक दृश्य कि एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या था? उपगुप्त, वह वहां पर आते हैं और अशोक को क्या कहते हैं कि चलो घूम कर आते हैं, युद्ध का स्थल का जो निरीक्षण कराते हैं। जब
अशोक क्या करते हैं, उपगुप्त के साथ जाते हैं। अशोक जो है, अशोक महान, अशोक क्या करते हैं, उपगुप्त के साथ। उपगुप्त कौन है, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के साथ युद्ध स्थल का निरीक्षण करने के लिए जब वो जाते हैं, तब क्या होता है, वहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो उपगुप्त ने अशोक को दिखाया युद्ध स्थल का दृश्य और ये कहा कि देखो अशोक, आज तुमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, पर जरा एक बार सोचो, क्या मानवता के सामने ये तुम्हारी जीत है? अशोक अंदर तक हिल गया, या फिर तुम्हारी हार है? अशोक सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वास्तव में ये मेरी जीत है या फिर मैं हार गया हूं। काफी मंथन किया और उसी वक्त कहते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक को जो है हृदय परिवर्तन होने का जो था क्रेडिट या बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है उपगुप्त को। ये जो है बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने अशोक को कौन से धर्म में दीक्षित किया है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने उसी समय यह घोषणा की कि आज के बाद रणघोष नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, रणघोष नहीं होगा। आज के बाद रणघोष या भेरी घोष नहीं होगा। आज के बाद क्या होगा दोस्तों, धम्म घोष होगा। ये कौन कह रहे हैं, अशोक। और आप लोग सोचते होंगे कि इतना महान शासक था अशोक, उसने अपनी जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं की, एक ही लड़ाई की। बिल्कुल दोस्तों, एक ही लड़ाई की थी और इस एक लड़ाई के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया और बौद्ध भिक्षु गुप्त के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया था। अशोक पहले शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऑलरेडी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था, तो अशोक का प्रारंभिक धर्म दोस्तों था शैव धर्म। बाद में उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया है। तो ये है, अब उन्होंने क्या कह दिया, आज के बाद हम क्या करेंगे, रण घोष नहीं करेंगे और क्या करेंगे भाई, धम्म घोष करेंगे। तो ये धम्म घोष की बात इन्होंने कर ली। अब यदि प्रश्न देखिए, सब जगह उपगुप्त ही लिखा हुआ है। महावंश की अगर बात कर ली जाए या बौद्ध लिटरेचर की बात कर ली जाए, बौद्ध ग्रंथों की बात कर ली जाए, तो बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश, महावंश आप पढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथों की अगर बात कर ले तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। निग्रोध एक बौद्ध भिक्षु है, निग्रोध है उनका नाम, बौद्ध भिक्षु। इन्होंने क्या किया है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। फ्रेंड्स याद रखिए, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको दिया गया है, उपगुप्त को। सभी जगह ये लिखा है, लेकिन जब हम बौद्ध लिटरेचर की बात करते हैं ना, तब किसका नाम आता है, निग्रोध का नाम आता है कि निग्रोध ने क्या किया था, इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये है दोस्तों आपके अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट बन रही है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया, उपगुप्त ने, और बौद्ध साहित्य की बात करी जाए तो किसके द्वारा दीक्षित किया गया, निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने किया है। अब अशोक जो है उनके लिए देखिए, और हम पढ़ते हैं अशोक महान। जब हम अशोक के लिए पढ़ते हैं तो बताया गया अशोक ने जो है किसकी स्थापना की है, श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना कर ली। दूसरा, नेपाल में ललित राय पाटन, ललित राय पाटन नामक कस्बा बसाया। नेपाल में ललित राय पाटन नामक कस्बा बसाया है किसने, अशोक ने। अशोक का नया धर्म, अशोक ने एक नया धर्म चलाया है, उसका नाम क्या है, धम्म। धम्म के लिए कोई दीक्षा नहीं थी, कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। अशोक का धम्म किससे जुड़ा हुआ था, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ था, है ना, जिसमें पब्लिक वेलफेयर था, वही धम्म था। धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों, धम्म की परिभाषा राहुलोपवाद से ली गई है। कहाँ से ली गई है, राहुलोपवाद से ली गई। तो ये है अशोक महान।
अशोक ने अपनी लाइफ में कोई युद्ध नहीं किया था सिवाय कलिंग के, बाकी उनका जीवन शांति से बीता। धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये कौन करते हैं? अशोक करते हैं। अब अशोक के लिए अभी आपने पढ़ा कि अशोक ने क्या किए हैं, अभिलेख लिखा है। अशोक को इतिहास में जाना जाता है किस लिए? अभिलेखों के लिए। अब अभिलेख की अगर आप बात करते हैं तो अभिलेखों को हम अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। अभिलेख जो है इसमें आपके आता है शिलालेख, दूसरा आपके आता है स्तंभ लेख, तीसरा आप पढ़ते हैं तो आपके आता है गुफा लेख। गुफा कह सकते हैं, गुहा भी लिख सकते हैं, गुहा लेख। और फिर आता है अन्य। शिलालेख जो हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें वृहद शिलालेख है। वृहद जो शिलालेख हैं, शिला मीन्स पत्थर पर लिखे हैं। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। वृहद शिलालेख कितने हैं? 14। कितने स्थान से मिले हैं यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको उत्तर लिखना है 8 स्थान से 14 वृहद शिलालेख मिले हैं। क्लियर है? ये आपके हैं शिलालेख। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख पिलर पर आपके लिखे गए हैं, इनकी संख्या कितनी है? वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। कितने स्थान से मिले हैं? 8। इनकी संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या है 7। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो स्थान कितने हैं? 6। 6 स्थान से 7 जो है स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कौन कौन से आते हैं। दिल्ली टोबरा, दिल्ली मेरठ, कौसाम्बी वाला अभिलेख जिसको प्रयाग कहते हैं, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुर अभिलेख, ये सभी आपके स्तंभ लेख में आते हैं। गुफा लेख या गुहा लेख, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमहर्षा, ये आते हैं। और अन्य में अगर आप पढ़ते हैं तो अन्य में एक तो आपके आता है महास्थान। कहां पर है? बांग्लादेश। महास्थान बांग्लादेश का जो अभिलेख है वो आता है इसके अंदर। फिर अगर आप पढ़ते हैं भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से, विराट नगरी जयपुर, वहां से प्राप्त हुआ है भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख जो है इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ में अशोक की आस्था को व्यक्त करने वाला शिलालेख कौन सा है? भाबरू शिलालेख है। पृथक कलिंग शिलालेख, ये भी आपके किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ते हैं कि तराई स्तंभ लेख, तो रुम्बिंदेई और निगलिवा वो आपके क्या है? नेपाल की तराई में जो है पाए गए हैं। तो ये दोस्तों अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण कर दिया है मैंने। एक तो है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख और अन्य, है ना। तो ये आपके जो है अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की यदि बात करते हैं तो 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो है उनको इसको पढ़ने में सफलता मिलती है। कनिंघम के सहयोगी थे जेम्स प्रिंसेप, सबसे पहले उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। और यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी किसने दी है दोस्तों, तो आपको बताना है अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी सबसे पहले टिफेंथलर महोदय ने दी थी। ये है अशोक के अभिलेख। अब कुछ प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में, अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अशोक के अभिलेख लगभग 40 के करीब हैं और इसमें देखिए हम पढ़ते हैं
अफगानिस्तान में भी अशोक के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। अफगानिस्तान में कितने अभिलेख मिले हैं, 2। शर-ए-कोहना और लगमा। पाकिस्तान में भी कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। और फिर भारत की बात करते हैं। भारत में आपके अशोक के अभिलेख मिले हैं धौली, जौगढ़, सोपारा, एरेगुड़ी, है ना, यहाँ से आंध्र प्रदेश, कांसी, यहाँ सबसे आपके अभिलेख मिलते हैं भारत में। और फिर नेपाल की बात करते हैं, रुम्बिनदेई और निगलिवा सागर कहाँ से मिल रहे हैं, ये नेपाल की तराई से। बांग्लादेश की बात करते हैं, महास्थान अभिलेख आपके कहाँ से मिलता है, बांग्लादेश से मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे अभिलेख मिले हैं अशोक के अलग अलग स्थानों से। तो अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके आता है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। और प्राकृत अगर आपके ऑप्शन में नहीं हो और अर्धमागधी हो तो आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा, है ना। प्राकृत या अर्धमागधी थी। लिपि की अगर बात करते हैं तो लिपि आपके कौन कौन सी है, खरोष्ठी है, अरमाइक है, ब्राह्मी है, द्विभाषिक भी है। लेकिन जो मेन हम पढ़ते हैं वो ये 3 पढ़ते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। पाकिस्तान से जो 2 अभिलेख मिले हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों जो है कौन सी लिपि में है, मनसेहरा, ये पाकिस्तान में है। इन दोनों की जो लिपि है वह कौन सी है, खरोष्ठी लिपि है, यानी उर्दू की भांति हमारी जो हमारे लिखने की स्टाइल है उसके जस्ट अपोजिट है ना। तो वो मिले हैं। अफगानिस्तान से आपको अरमाइक लिपि और द्विभाषिक लिपि के मिले हैं। भारत में सारे के सारे कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख इतिहास लेखन के सबसे बड़े स्रोत माने गए हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे ऊपर स्थान किसका रहता है, अभिलेखों का रहता है। तो दोस्तों, अभिलेख जो 14 हैं उनमें से आपको याद रखना है, नंबर 1, अशोक का जो अभिलेख था, अशोक ने जो 14 अभिलेख लिखवाए हैं उसमें से इम्पोर्टेंट 14 जो अभिलेख हैं उनमें से इम्पोर्टेंट नंबर 1, 2, 13, 14 इस तरीके से रहते हैं। हमारी अगली क्लास जो होगी अशोक के अभिलेखों का जो डिटेल है उसको लेकर रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।